आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो आप फ्रेश पेज पे हेडिंग डाल दो। चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। ठीक है। तो जहाँ तक मुझे लगता है बहुत ही छोटा चैप्टर है, तो आज खत्म हो जाना चाहिए। तो हमारा टारगेट रहेगा पूरा चैप्टर आज खत्म करने का। ठीक है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। तो नाम से क्या पता लग गया हमको क्या चीजें पढ़नी है इसमें? कितनी चीजें पढ़नी है? 3 चीजें पढ़नी है। एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, एक अकाउंटिंग कन्वेंशंस। बस यही हमारा चैप्टर है पूरा ये। ठीक है। चलो तो हेडिंग डाल दो। सबसे पहले डिस्कस करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं इसमें लिखो फर्स्ट एरो डाल के। सेट ऑफ रूल्स that are universally adopted by the accountants for recording accounting transactions. Set of rules that are universally adopted by the accountants for recording accounting transactions. तो अगर बिल्कुल मुद्दे की बात बोलूं तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का क्या मतलब है? कुछ रूल्स, कुछ नियम जो यूनिवर्सली अडॉप्ट किए जाते हैं। किसके द्वारा? भाई अकाउंटिंग कर रहे हैं तो अकाउंटेंट्स ही करेंगे अडॉप्ट, है ना? डॉक्टर तो नहीं करेगा, है ना? तो अकाउंटेंट्स कुछ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रूल्स को लगा देते हैं। किसके लिए? अपने अकाउंटिंग कैरी आउट करने के लिए, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए। इसको हमने क्या बोल दिया? अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो बड़ी साधारण बात है, पूरा चैप्टर ऐसे बिल्कुल सिंपल सिंपल सा है, कुछ ज्यादा इसमें टेक्निकल चीजें हैं ही नहीं। अच्छा, क्यों अडॉप्ट किया जाता है? क्यों हम ये कुछ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रूल्स को अडॉप्ट करते हैं? ये चीज लिखो नेक्स्ट एरो पे। तो लिखो दे प्रोवाइड गाइडेंस फॉर रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ट्रांजैक्शंस। लो जी, खत्म। भाई कहीं पे भी आप नियम क्यों लगाते हो? हम जब सड़क पे गाड़ी चलाते हैं तो कई सारे नियम को फॉलो करते हैं। रेड लाइट पे सबको रुकना है, येलो लाइट पे वेट करना है, ग्रीन पे निकलना है, जेब्रा क्रॉसिंग से पहले रुकना है। वो अलग बात है, हमारे इंडिया में कितना फॉलो होता है नहीं होता वो एक अलग चीज है ना? सारी गाड़ियां लेफ्ट लेन में चलेंगी, इतने सारे जब हम गाड़ी चलाते हैं तो रूल्स फॉलो करते हैं। सीट बेल्ट पहननी है ना? डॉक्यूमेंट्स कैरी करना है। तो ये सारे रूल्स हमें गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि भाई आप जब गाड़ी लेके बाहर निकलो तो आपके पास गाइडेंस हो कि आपको कैसे कैसे करना है। अगर आपके पास गाइडेंस नहीं होगा तो आप गाड़ी चला के पॉइंट ए से पॉइंट बी में पहुंच ही नहीं पाओगे। तो सेम वे में यहाँ पे जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है या जो हम रूल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये भी हमको अकाउंटिंग प्रोसेस कैरी आउट करने के लिए कुछ गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, ताकि सभी लोग एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड गाइडेंस फॉलो करें और सबको एक तरह से अकाउंटिंग करने को मिले। ठीक है, चलो नेक्स्ट। तो ये तो हो गई अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात। नेक्स्ट है, अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हम दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। तो ऐसे सेंटर ऑफ द पेज लिखो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के दो बच्चे हैं। पहले बच्चे का नाम है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स,
दूसरे बच्चे का नाम है अकाउंटिंग कन्वेंशन। लो जी, खत्म, चैप्टर खत्म। तो दो बच्चे, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो निकाल लो आप भी बाइफर्केशन। तो यहीं लिख लेते हैं, दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा, ज्यादा कुछ है नहीं लिखने को, सिंपल सिंपल बात है। तो पहले अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की बात करता हूं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? assumptions and conditions on the basis of which financial statement is prepared। तो भाई देखो, आपको तो एमसीक्यू करना है ना, तो आपके लिए तो मैं बस कीवर्ड्स हाईलाइट करा देता हूं कि भाई जब ये शब्द दिख जाए तो समझ जाओ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात हो रही है। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? कुछ अजम्पशंस, कुछ कंडीशंस जिनके बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होते हैं। सिंपल, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो आपके एमसीक्यू में जब अजम्पशंस, कंडीशंस ये वर्ड दिख जाए तो समझ जाना किसकी बात हो रही है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की बात कर हो रही है, ठीक है। अच्छा, ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स करते क्या हैं? लिखो इसमें नेक्स्ट बुलेट पॉइंट, lay down foundation for accounting principles। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के लिए ये कुछ बेस बना देते हैं जिनके बेसिस में कई सारे हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स निकल जाते हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट ये हो गया, और इसमें लास्ट पॉइंट लिख लो बस, लास्ट बुलेट पॉइंट, इंश्योर recording of transaction, ensure recording of transaction and events। हालांकि बार बार एंड इवेंट्स लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब अंडरस्टूड होता है जब ट्रांजैक्शन की बात होती है तो इवेंट्स की भी बात होती है, बट फिर भी लिख देते हैं, इंश्योर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स ऑन साउंड बेसिस and logical consideration। मतलब ये तो बस भारी भारी शब्द हैं, साउंड बेसिस, लॉजिकल कंसिडरेशन। बिल्कुल सीधी बात, मतलब क्या हो गया कि ये जो अजम्पशंस हैं या ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये इंश्योर करते हैं कि जो हमारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही है वो सही सही हो। बिल्कुल, अगर सीधी बात बोलो, सही सही हो, लॉजिकली सही हो, सब कुछ सही हो, कुछ गड़बड़ ना हो उसमें। बस इसी के लिए हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स निकल के आ जाते हैं। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में दो की शब्द क्या है बताओ, कीवर्ड्स, assumption एंड कंडीशंस, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में assumption एंड कंडीशंस। चलो अकाउंटिंग कन्वेंशंस की बात करें अब, अकाउंटिंग कन्वेंशंस की। तो ये क्या है, इसमें भी पहले कीवर्ड्स ही लिख देते हैं, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस एसोसिएटेड with practical application of accounting principles। बताओ, गेस करो कीवर्ड्स क्या होंगे इसमें। रीति रिवाज, रीति रिवाज, तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या है, कुछ ऐसे कस्टम्स हैं जो ओवर द इयर्स बन गए, जिसके थ्रू हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करते हैं अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का। ठीक है, तो क्या है, ये कुछ कस्टम्स है, ट्रेडिशंस है, विच इज रिलेटेड टू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जैसे हमारे भी तो यार, हमारे भी जैसे अगर रिलीजन है, हमारे हर किसी के रिलीजन में
अपने कुछ कस्टम्स होते हैं ना, जैसे अगर हिंदू की बात करें तो शादी होनी है तो 7 फेरे होने हैं, बहुत सारे तरह तरह के ट्रेडिशन होने हैं, रीति रिवाज होने हैं। ये क्या है, ये कल के बने हुए कस्टम्स तो नहीं है ना, ये ओवर द इयर्स लोग अपना जीते रहे, करते रहे, लोगों ने अपने कस्टम्स बनाते रहे, अपने लॉजिक लगाते रहे, अपनी दिमाग लगाते रहे, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से करते रहे, करते 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 आज तक वो कस्टम्स फॉलो हो रहे हैं। तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस भी वही है, ये कुछ रीति रिवाज है, कुछ कस्टम्स है, ट्रेडिशंस है जो ओवर द इयर्स बन गए, ऐसे है ना, जो ओवर द इयर्स बन गए, करते 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 लोगों ने जैसे जैसे अकाउंटिंग करी, अपना उन्होंने एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ बना दिए कस्टम्स की, ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो ये इनको हमने बोल दिया अकाउंटिंग कन्वेंशंस। ठीक है, फिर लिखो जो बात मैं एक्चुअली आपको ऑलरेडी बता चुका, they are derived by usage and practice and may or may not have universal application. They are derived by usage and practice and may or may not have universal application. अगला पॉइंट भी लिख लेते हैं छोटा सा, they are also known as doctrines. They are also known as doctrines, DOCTRINES. ठीक है, तो सेकंड बुलेट पॉइंट तो मैंने वैसे आपको ऑलरेडी बता दिया, दे आर डिराइव्ड बाय यूसेज एंड प्रैक्टिस, मतलब वही जो लोगों ने करते करते अकाउंटिंग करते 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 कुछ अपने कस्टम्स बना लिए, कुछ कन्वेंशंस बना लिए, कुछ नियम बना लिए। ठीक है, और दूसरा बस एमसीक्यू के लिए बस याद रखना है कि इनको हम डॉक्ट्रिन्स भी कहते हैं। तो कस्टम्स, ट्रेडिशंस, प्रैक्टिस के साथ, एक्सपीरियंस के साथ आया डॉक्ट्रिन्स, ये सारे ऐसे शब्द है जो आ गए आपके सवाल में तो आपको क्या समझ जाना है, किसके बारे में बात हो रही है, अकाउंटिंग कन्वेंशंस। और जब भी कुछ अजम्पशंस वगैरह की कुछ बात हो जाएगी तो आपको क्या समझ जाना है, किसके बारे में बात हो रही है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की। और जब ओवरऑल रूल्स के बारे में बोलूंगा कि रूल्स हो गए, क्योंकि भाई कुछ रूल्स जिनको हम फॉलो करके अकाउंटिंग प्रोसेस को करते हैं, तो रूल्स का मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। और मैं आपको ये भी बता देता हूं, ये जो दोनों तीनों शब्द है ना, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग कन्वेंशंस, टेक्निकली पढ़ने के लिए हम इनके अलग अलग मीनिंग लिखते हैं, लेकिन डे टू डे प्रैक्टिस में ये इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। ठीक है, तो इनको कभी ऐसा नहीं होता कि भाई ये यही है, यही है, ऐसा कुछ नहीं होता। इनको हम इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं। भाई हम कभी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी बोल देंगे, कभी हम अकाउंटिंग कन्वेंशंस को कॉन्सेप्ट्स भी बोल देंगे, बल्कि कई किताब में किसी एक ही चीज को उन्होंने प्रिंसिपल लिखा होगा, उसी चीज को कॉन्सेप्ट लिखा होगा। जैसे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट भी लिखा होगा, कहीं कहीं गोइंग कंसर्न अजम्पशन भी लिखा होगा, कहीं गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल लिखा होगा। इस तरह से इंटरचेंजेबली यूज हो जाता है। ठीक है, हर किताब में आपको दिखेगा कि वर्ड्स इधर उधर इंटरचेंज हो रहे हैं, तो ये डे टू डे प्रैक्टिस में इंटरचेंजेबली यूज हो जाता है। बट हाँ, अगर आपको कोई स्पेसिफिकली मीनिंग पूछे तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है, रूल्स है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या है, कुछ अजम्पशंस वगैरह हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या है, कुछ कस्टम्स और ट्रेडिशंस है जो प्रैक्टिस के साथ साथ बन गए। बस इतना बस आपके लिए काफी है। ठीक है जी, तो पहले बताओ यहां तक डन। तो ईशा आप भी बता दो यहां तक ओके, यहां तक आप मेरे साथ साथ हो। चलो यस बोल दिया। अब नेक्स्ट आ जाओ, अगली हेडिंग डालेंगे। अब हम अगली हेडिंग में लिखना अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स।
अब कुछ कुछ हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे जो आपके लिए प्रिस्क्राइब्ड है, मतलब जो आपको दिए हुए हैं कि भाई ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स है, फिर कुछ दिए हुए हैं ये अकाउंटिंग कन्वेंशंस है। तो कुछ कुछ हम ये कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे और कुछ कुछ कन्वेंशंस पढ़ेंगे। और मैं आपको बता देता हूं कोई भी ऐसी नई चीज नहीं है, आप वैसे 11th पे पढ़ चुके हो, हालांकि याद होगा नहीं होगा वो एक अलग कहानी है, बट आप पढ़ चुके हो। आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि आपको फेमिलियर जरूर लगेगा, इवन अगर आपको याद ना है आपको फेमिलियर लगेगा कि हाँ ऐसा कुछ हमने कभी सुना हुआ है। जैसे फर्स्ट लिखो, पहला कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, कुछ सुना सुना सा लग रहा है, ये लग रहा है ना सुना सुना सा। क्या कहता है ये कॉन्सेप्ट, तो पहले लिख लेते हैं फिर डिस्कस कर लेंगे। बड़ी सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट है, मतलब मेरे को तो नहीं लगता कि किसी में भी आपको ऐसी कोई दिक्कत आने वाली है। तो ये कहता है बिजनेस एंड इट्स ओनर्स आर टू सेपरेट एंटिटीज। Business and its owners are two separate entities, है ना। तो ये कहता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई जो बिजनेस है और जो उसके मालिक है वो दो जिस्म एक जान नहीं है, दो जिस्म एक जान नहीं है, वो दो जिस्म और दो जान है, मतलब दोनों अलग अलग है भाई, दोनों को मिलाना मत। जैसे याद करो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताओ किसका बिजनेस स्टार्ट किया था, याद है, फुटवेयर का। तो मैंने फुटवेयर का बिजनेस स्टार्ट किया, अब मैंने अपना एक बिजनेस खड़ा कर दिया, अब मैं एज अ पर्सन अलग हूं और मेरा बिजनेस अलग है, हम एक नहीं है। ये कहता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब इस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन क्या है, बड़ा मजेदार लगेगा। इसका एप्लीकेशन क्या है, एग्जाम्पल लिखो, एप्लीकेशन बताता हूं इसका, और आप बोलोगे हाँ हम ऐसा करते हैं अकाउंटिंग में, इसलिए करते हैं। जैसे कि कैपिटल of owners, capital of owner is treated as liability, is treated as liability for the business. Capital of owner is treated as liability for the business. तो बैलेंस शीट बेसिक तो पता ही है आपको, तो बताओ बैलेंस शीट में हम कैपिटल कौन सी साइड दिखाते हैं, कौन सी साइड, लाइबिलिटी साइड दिखाते हैं, लाइबिलिटी साइड दिखाते हैं। मतलब हम कहीं ना कहीं कैपिटल को क्या मान रहे हैं कि मेरी लाइबिलिटी है, बिजनेस की लाइबिलिटी है। अब खुद सोचो अगर बिजनेस और ओनर एक ही होते तो मैं उसको लाइबिलिटी मानता क्यों भाई। इट्स लाइक सेइंग ना कि मैंने अपने आप से लोन ले रखा है, मैंने अपने आप से लोन ले रखा है, ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं। फिर भी उसके बावजूद हम कैपिटल को लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट कहता है क्या कि बिजनेस और ओनर अलग है, तो ओनर ने अगर अपना कैपिटल लगाया है तो बिजनेस की वो लाइबिलिटी है, बिजनेस ओनर की तरफ वो कैपिटल ओ करता है। समझ रहे हो बात को, तो ये आपका बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। सिमिलरली ड्राइंग्स होता है, ड्राइंग्स बोलते हैं हम लोग, बताओ ड्राइंग्स सुना हुआ है वर्ड कि ओनर ने ड्राइंग्स करी, क्या होता है ड्राइंग्स का मतलब, पर्सनल यूज के लिए कर दिया, है ना। तो ड्राइंग्स को क्या हम बिजनेस के खर्चे की तरह दिखाते हैं, नहीं। तो लिखो ड्राइंग्स इज नॉट ट्रीटेड एज बिजनेस एक्सपेंस। तो ये भी भाई बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन ही तो है कि ड्राइंग्स को हम खर्चे की तरह नहीं ट्रीट कर रहे, ठीक है। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। समझ गए बात, तो बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। चलो नेक्स्ट, सेकंड लिखो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट सुना है ऐसा कभी, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट
सुना है ये? सुना सुना सा लग रहा है क्या? भूल गए, बिल्कुल भी नहीं याद आ रहा? चलो लिखो इसमें, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, बिजनेस will continue, business will continue for foreseeable future, foreseeable future ये कीवर्ड्स हैं, business will continue for foreseeable future. Next bullet point, entity has neither the intention nor the need to liquidate or curtail the business operations. बड़े की से वर्ड है, भारी भारी वर्ड है, लेकिन मतलब बड़ा सिंपल निकल के आने वाला है. एंटिटी हैज नीदर द इंटेंशन नॉर द नीड टू लिक्विडेट और कर्टेल द बिजनेस ऑपरेशंस. बता रहा हूं, खुद सोचो. जब मैंने फुटवेयर का बिजनेस स्टार्ट किया था तो मैंने क्या सोच रखी थी? क्या मैंने ऐसा सोचा था मैं आज फुटवेयर का बिजनेस स्टार्ट कर दूंगा लेकिन 1 साल में बंद कर दूंगा? नहीं. कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है क्या कभी इस माइंडसेट से स्टार्ट करता है कि मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं 6 महीने बाद बंद कर दूंगा? है ना? कोई भी बिजनेसमैन है भाई, यहाँ पे अगर एजुकेशन का बिजनेस चल रहा है आरकेजी में, तो क्या हम ये मान के बैठे हुए हैं कि भाई हम 1 साल और पढ़ाएंगे, दूसरे अगले साल से पढ़ाना बंद कर देंगे? नहीं. तो ये कहता है कि भाई बिजनेस जो चल रहा है ये चलता रहेगा, ये बंद नहीं होगा. फोरसीबल फ्यूचर का मतलब क्या है? कि भाई चलता रहेगा, अनलिमिटेड, मतलब कोई पता नहीं हमको कब बंद करेंगे. समझ रहे हो बात? तो ये कह सकते हो पॉजिटिव माइंडसेट है कि भाई हम बिजनेस चला रहे हैं तो बिजनेस बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसी बात को और इलैबोरेट किया अगले पॉइंट में, एंटिटी हैज नीदर द इंटेंशन, हमारी कोई इच्छा नहीं है बिजनेस बंद करने की, नॉर द नीड, ना ही हमको कोई जरूरत है, हमको ना हमारी कोई इच्छा है ना हमें कोई जरूरत है, टू लिक्विडेट द बिजनेस. लिक्विडेट द बिजनेस मतलब बिजनेस बंद करना, पूरी तरह से बंद करना. और कर्टेल द बिजनेस ऑपरेशंस. कर्टेल द बिजनेस ऑपरेशंस का मतलब कि ऑपरेशंस कम कर देना, है ना? आज हम बोल रहे हैं हम 100 बच्चों को पढ़ा रहे हैं लेकिन अगले साल से हम 2 ही बच्चों को पढ़ाएंगे. ये क्या है? ऑपरेशंस कर्टेल करना. तो ना ही हमारी कोई इच्छा है कि हम बिजनेस बंद कर देंगे, ना ही हमारी कोई इच्छा है कि हम बिजनेस को कम कर देंगे, ऐसा कोई इच्छा नहीं है. ये कहता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट. सिंपल. अच्छा, अब इसका भी मैं एप्लीकेशन बताऊं. लिखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूं. एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर क्लासिफाइड एज शॉर्ट टर्म, ब्रैकेट में लिख सकते हो करंट, एंड लॉन्ग टर्म, ब्रैकेट में लिख सकते हो नॉन करंट. ड्यू टू दिस कॉन्सेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर आप लगा भी सकते हो इंपॉर्टेंट का ठप्पा, आराम से एमसीक्यू बनेगा यहां से. एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर क्लासिफाइड एज शॉर्ट टर्म यानी करंट एंड लॉन्ग टर्म यानी नॉन करंट ड्यू टू दिस कॉन्सेप्ट. हो गया? तो याद है एसेट्स को हम लोग लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोलते हैं,
लाइबिलिटीज को भी हम लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैटेगराइज करते हैं, अपनी बैलेंस शीट में भी हम कैटेगराइज करते हैं। क्यों करते हैं भाई? खुद सोचो, अगर मैं सोच रहा होता कि मैं 1 साल बाद बिजनेस बंद कर दूंगा, तो क्या कोई लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की सोच रखता मैं कि मेरा ये एसेट लॉन्ग टर्म है, ये शॉर्ट टर्म है? भाई लॉन्ग टर्म क्या होता है? अच्छा, सिंपल भाषा में लॉन्ग टर्म वो एसेट होते हैं, अगर मैं लॉन्ग टर्म एसेट की बात करूं, वो एसेट जो मैं 1 साल से ज्यादा एटलीस्ट रखूंगा अपने पास। सिमिलरली लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज क्या होती हैं? वो लाइबिलिटीज जो मुझे 1 साल बाद चुकानी है, अगर मैं बिल्कुल सिंपल वे में बोलूं। और शॉर्ट टर्म क्या है? जो शॉर्ट टर्म एसेट जो 1 साल के अंदर मुझे मिल जाएगा, रियलाइज हो जाएगा। और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज वो है जो मुझे 1 साल के अंदर अंदर पे करनी है। तो ये मन में मैं भेदभाव रखता क्यों? अगर मैं ये सोचता कि बिजनेस मेरा कल ही बंद होने वाला है, फिर क्या मैं लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोलता? नहीं, फिर तो मैं बस एसेट और लाइबिलिटी बोलता। फिर भी मैं बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म यानी नॉन करेंट और करेंट इसमें कैटेगराइजेशन करता हूं, एसेट्स का भी लाइबिलिटीज का भी। क्यों करता हूं? बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। बिकॉज इसमें हम क्या मान रहे हैं इस कॉन्सेप्ट में कि हमारा बिजनेस चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। 5 साल बाद भी चलेगा, 10 साल बाद भी चलेगा, 50 साल बाद भी चलेगा, ये मैं मान के चल रहा हूं। इसलिए हम इसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का कैटेगराइजेशन करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आप ऑलमोस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो कि गोइंग कंसर्न से ये जरूर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग भी होनी है, और जहां जहां भी एग्जांपल्स है कि भाई ये चीज इस कॉन्सेप्ट की वजह से हो रही है, वो भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में मैंने क्या एग्जांपल लिखवाया था इससे पिछले वाले कॉन्सेप्ट में? कैपिटल को हम लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करते हैं। और यहां पे हमने क्या एग्जांपल देखा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में? एसेट्स और लाइबिलिटीज को हम लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में कैटेगराइज करते हैं। तो 2 कॉन्सेप्ट्स क्लियर। चलो एक बार ऑनलाइन ईशा से भी पूछ लेते कि क्या ईशा को यहां तक बात समझ आ गई? ईशा फटाफट से डन बोलो, समझ आ गया? ईशा यहां तक क्लियर? डन। चलो नेक्स्ट, थर्ड कॉन्सेप्ट। थर्ड कॉन्सेप्ट का नाम है पीरियोडिसिटी या फिर अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। पीरियोडिसिटी या अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, मतलब दोनों एक ही थाली के नाम है, पीरियोडिसिटी या फिर अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है भाई? लिखो, लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन is split into different periods। अब वो कुछ भी हो सकता है, क्वार्टर भी हो सकता है, हाफ ईयर भी हो सकता है, ईयर भी हो सकता है, एंड operating results are ascertained for such specific periods। नेक्स्ट बुलेट पॉइंट भी लिख लो, फिर इसकी चर्चा करेंगे। सिमिलरली financial position is determined at regular intervals through balance sheet। थ्रू बैलेंस शीट।
हो गया। अब जब मैंने बोला था कि मेरा बिजनेस फोरसेबल फ्यूचर के लिए चलेगा, चलता रहेगा, मेरे को कोई टाइम नहीं पता, तो अब क्या मैं बैठा रहा हूं, मतलब मेरा बिजनेस जब तक चल रहा है चलने दूं, मैं कुछ प्रॉफिट लॉस निकालू ही ना? ऐसा तो मैं नहीं कर सकता कि मैं वेट करूं कि जब बिजनेस बंद होगा मैं एक साथ प्रॉफिट या लॉस निकालूंगा। क्या ऐसा होता है? नहीं होता। हमने देखा है मोस्टली सालाना प्रॉफिट या लॉस हम निकालते हैं। क्यों निकालते हैं ऐसा? बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। तो हमने बोला जो ऑर्गेनाइजेशन की पूरी जिंदगी है, लाइफ है, उसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, पीरियड्स में बांट दिया। और वो पीरियड्स वैसे तो मोस्टली ईयर होता है, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनीज तो उसको क्वार्टरली बेसिस पे भी करती है। बड़ी बड़ी कंपनी जैसे रिलायंस वगैरह है ना, ये तो क्वार्टरली बेसिस पे निकालती है। आपने पता नहीं कभी सुना होगा न्यूज में कि Q4 का रिजल्ट आ गया, Q1 का रिजल्ट आया, रिलायंस ने Q2 का रिजल्ट डिक्लेयर किया, ऐसे आती है न्यूज, है ना? क्यों? क्योंकि वो क्वार्टरली बेसिस पे अपने रिजल्ट्स निकालती है। तो ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिजनेस की जो जिंदगी है उसको हम अलग अलग पीरियड्स में तोड़ देते हैं। ठीक है, साल में तोड़ दिया, क्वार्टर में तोड़ दिया, हाफ ईयरली तोड़ दिया, और फिर हम जो भी ऑपरेटिंग रिजल्ट्स है, ऑपरेटिंग रिजल्ट्स बोले तो वही प्रॉफिट या लॉस, तो ऑपरेटिंग रिजल्ट्स हम इस पीरियड के लिए निकालते हैं। जैसे फाइनेंशियल ईयर है ना, हम बोलते हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट या लॉस, इस अकाउंटिंग ईयर का प्रॉफिट या लॉस, तो हमने कोई साल पकड़ लिया और खाली उस साल का प्रॉफिट या लॉस निकाला। तो ये पूरा आपका बोलता है पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसी का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम क्या है? देखो यही लिखा है, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। ठीक है, सिमिलरली मैंने बोला इसी प्रकार से फाइनेंशियल पोजीशन जो होती है बिजनेस की, वो भी हम रेगुलर इंटरवल्स में डिटरमाइन करते रहते हैं, है ना? बैलेंस शीट भी तो हम बनाते हैं कि वही साल मेरा खत्म हुआ 31 मार्च 2022 को मान लो, तो उस डेट पे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के प्रॉफिट एंड लॉस भी निकालेंगे, और उस डेट पे फिर हम बैलेंस शीट भी बनाएंगे जिसमें हम लोग एसेट्स लायबिलिटीज वगैरह दिखाएंगे, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन दिखाएंगे। तो ये सारा काम हम क्यों कर रहे हैं? अलग अलग टाइम पीरियड के लिए, अलग अलग पीरियड ऑफ टाइम पे, अलग अलग इंटरवल्स पे क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एक ज्ञान की बात लिखेंगे जो हमको पता होनी चाहिए, जो मैं मान रहा हूं ऐसा आपको पता होगी। बताओ, इंडिया में फाइनेंशियल ईयर फॉलो होता है कि नहीं? और वो कब से कब चलता है? हाँ, नहीं, 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसी से लिंक्ड है, मतलब क्योंकि हम ईयर की बात कर रहे हैं, तो इंडिया में क्या फॉलो होता है? फाइनेंशियल ईयर। इंडिया में क्या फॉलो होता है? फाइनेंशियल ईयर। बल्कि यूएस वगैरह में जाओगे तो वहां कैलेंडर ईयर फॉलो होता है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर। बट हम इंडिया की अगर बात करेंगे तो यहाँ क्या फॉलो होता है? फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो ये आप ज्ञान की बात लिख लो। डन। चलो, अगला कॉन्सेप्ट तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि उससे जो बेसिकली कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है वो हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो 4th कॉन्सेप्ट तो वैसे मुझे आपको होमवर्क में देना चाहिए, बट मैं ऐसा नहीं करूंगा ऑब्वियसली। लिखो, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट लिखो इसमें, एज पर दिस कॉन्सेप्ट transactions that can be measured in terms of money are recorded
thus money acts as a common denominator it is due to this concept two major limitations of accounting arises. क्या क्या? फर्स्ट लिखो, चलो ए करके लिख लो, ए करके लिख लो। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स is ignored. B, effect of price level changes, that is inflation, is ignored. Next bullet point. For example, employees oblique workforce, even though are very important assets of any business, but they are not shown in the books. तो मुद्दे की बात क्या हो गई इस कॉन्सेप्ट में कि वही ट्रांजैक्शंस वगैरह हम रिकॉर्ड करते हैं अपनी किताबों में जिनको हम पैसों के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। ये मुद्दे की बात है भाई। तो मैंने लास्ट क्लास में, उससे पहले वाली क्लास में एक एग्जांपल दिया था कि एक कस्टमर आया, मुझे थप्पड़ मार के चला गया, तो क्या उस थप्पड़ को मैं रिकॉर्ड करूंगा अपनी बुक्स में? नहीं, क्योंकि वो मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड मेजर ही नहीं हो सकता, सिंपल। तो बस यही कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई अकाउंटिंग में हम वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जो पैसों में मेजर हो सकता है। अच्छा, इसकी वजह से मैंने बोला दो लिमिटेशंस आ गई। एक, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट इग्नोर हो गया, है ना। क्वालिटी तो हम रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते ना, क्योंकि क्वालिटी को तो पैसों के टर्म में मेजर नहीं कर सकते। क्वालिटी मतलब जैसे हमारी प्रोडक्ट्स की क्या क्वालिटी है, सर्विसेज की क्या क्वालिटी है, हमारी मैनेजमेंट कैसा काम करती है, ये सब मेजर नहीं कर सकते पैसों में, तो ये किताबों में आता भी नहीं, है ना। सिमिलरली मैंने बोला प्राइस लेवल चेंजेस, इन्फ्लेशन वगैरह का इफेक्ट भी हमारे अकाउंट्स में नहीं आता, ये सब इसकी वजह से है। और एक और एग्जाम्पल मैंने क्या दिया, इंप्लॉइज। हमने कई बार सुना है ना भाई, इंप्लॉइज हो गए, वर्कर्स हो गए, ये तो बहुत बड़ा एसेट होते हैं। क्या कोई भी बड़ी कंपनी इंप्लॉइज वर्कफोर्स के बिना चल सकती है? क्या अकेले ओनर्स, शेयर होल्डर्स चला सकते हैं? नहीं, जब तक इंप्लॉइज नहीं है किसी बिजनेस में, किसी भी कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं, तब तक वो चल ही नहीं सकता। तो ये कह सकते हो आपके इंप्लॉइज जो हो गए हमारे बिजनेस में, ह्यूमन रिसोर्स भी बोलते हैं हम इनको, ये बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है। ऐसे देखा जाए तो दे आर एसेट फॉर द कंपनी, बिकॉज वो नहीं काम करेंगे तो ना बिजनेस चलेगा ना कुछ होगा। लेकिन क्या कभी भी आज तक बैलेंस शीट वगैरह में एसेट साइड में इंप्लॉइज के नाम से कोई एसेट देखा है क्या? नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? ये एसेट तो है, सोचोगे तो एसेट है, बट क्यों नहीं है हम अपनी बैलेंस शीट में दिखाते हैं?
तो उनको मॉनेटरी टर्म्स में कैसे मेजर करोगे? नहीं कर सकते। इसलिए आपका मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बस ये कहता है कि वही चीजें आप किताबों में लाओ जिसको आप मॉनेटरी टर्म्स में अच्छे से मेजर कर सकते हो, रिलायबली मेजर कर सकते हो, नहीं तो उसको नहीं लेके आओ। सिंपल है कॉन्सेप्ट? यस सर, ये भी क्लियर हो गया। अगला फिफ्थ कॉन्सेप्ट है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट ये क्या कहता है? अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड in the books. A transaction is recorded in the books when it occurs and not when the cash settlement takes place. In other words, transactions should be recorded on mercantile basis and not cash basis, and not cash basis. ट्रांजैक्शंस शुड बी रिकॉर्डेड ऑन मर्केंटाइल बेसिस। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। तो पहले आप बस सुनना मेरी बात और फिर मैं आपको उसको लिखने का भी मौका दूंगा। मान लो मेरे 2 साल है, एक साल मेरा शुरू हो रहा है 1 अप्रैल 2021 को। तो बताओ ये साल खत्म कब होगा? 31 मार्च 2022, ठीक है। फिर यहां से नया साल शुरू होगा, कौन सी डेट को? 1 अप्रैल 2022 को। और ये कब खत्म होगा? 31 मार्च 2023। तो इसको मैं बोल देता हूं ईयर 1, इसको मैं बोल देता हूं ईयर 2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो यहां पे मतलब रैंडम डेट ले लो, 24 मार्च 2022 को मैंने एक सेल करी 10,000 रुपए की। किसको करी? राम को करी। तो राम को मैंने 10,000 रुपए की एक सेल करी। अब राम ने मुझसे उधारी में लिया, मतलब मैंने इसको उधारी में बेचा, उधार पे मैंने इसको सेल करा। अब राम ने मानो पैसे देने में थोड़ा टाइम लगा दिया। राम ने मुझे कब पैसे दिए पता है? 30 अप्रैल को राम ने मुझे पैसे दिए। कैश रिसीव लिख देता हूं ना, क्योंकि मुझे तो पैसा मिलेगा। तो मुझे राम से पैसा कब मिला? 30 अप्रैल को। कब मिला? 30 अप्रैल को। तो सेल कौन सी साल में हुई? देखो सेल, अगर मैं सेल की बात करूंगा तो सेल कौन से साल में हुई? ईयर 1 में हुई। लेकिन कैश कब मिला? कैश कब मिला? ईयर 2 पे मिला। तो मेरा सवाल है, बताओ, बस एक छोटा सवाल है मेरा, बाकी कुछ नहीं। क्वेश्चन मेरा बस ये है, मैं सेल कब रिकॉर्ड करूंगा?
मैं सेल कब रिकॉर्ड करूंगा? ईयर 1 में करूंगा पक्का, श्योर हो? ऐसा आपने क्यों बोला? तो आपको पता भी नहीं चला, आपने अपने आप ही एक्रूअल कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन कर दिया। तो एक बार पढ़ो एक्रूअल कॉन्सेप्ट का फर्स्ट पॉइंट क्या लिखवाया मैंने, ट्रांजैक्शन should be recorded when it takes place या when it occurs and not when the cash settlement takes place। तो हमें ट्रांजैक्शन कब रिकॉर्ड करनी है? जब वो हो गई। मेरे को इससे मतलब नहीं है कि कैश कब आया, कैश कब गया। सिमिलरली मैंने कोई खर्चा किया, तो खर्चा जब हो गया, ड्यू हो गया, सब हो गया, तो मुझे वो खर्चा रिकॉर्ड करना है। मैं ये नहीं देखूंगा कि भाई मैंने वो खर्चा पे कब किया कैश में। बात समझ में आ रही है? तो ये आपका एक्रूअल कॉन्सेप्ट है, सिंपल है ना। तो सेकंड बेस पॉइंट में मैंने इसी को क्या घुमा के लिख दिया कि ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है ऑन मर्केंटाइल बेसिस। तो मर्केंटाइल बेसिस अगर आपको वर्ड कभी भी दिखेगा ना, उसका आप समझ जाना वो एक्रूअल की ही बात कर रहा है, इसलिए मैंने लिखवा दिया। कहीं पे लिख देता है वो मर्केंटाइल बेसिस, तो मर्केंटाइल बेसिस का मतलब एक्रूअल बेसिस ही होता है, ठीक है, एंड नॉट कैश बेसिस। कैश बेसिस का मतलब होता है कि मैं ट्रांजैक्शंस पर तब रिकॉर्ड करूं जब कैश में हो रही हो, वरना ना करूं। लेकिन प्रैक्टिकली एक्रूअल कॉन्सेप्ट तो ऐसा करने देता ही नहीं। वो कहता है कि भाई कैश से मतलब नहीं, ट्रांजैक्शन जब हो गई तब रिकॉर्ड कर दो, कैश का लेन देन होता रहेगा बाद में। बात समझ में आ गई? तो ये आपका है क्या, एक्रूअल कॉन्सेप्ट। डन। तो अभी तक कितने कॉन्सेप्ट हो गए हमारे? 5 हो गए। तो अभी तक के किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कुछ मिक्सअप हो रहा है कि माइंड में कि ये कॉन्सेप्ट और ये कॉन्सेप्ट में क्या फर्क है, ऐसा कोई भी दिक्कत आ रही है? नहीं आ रही ना इसमें? हाँ, आपको एग्जाम्पल नोट करना है, इसको आप लिख सकते हो। तो ऐसे ही चाहे तो डायग्राम में जैसे मैंने किया वैसे ही लिख दो इसको। चलो हो गया। कॉन्सेप्ट नंबर क्या है अब हमारा अगला? 6 कॉन्सेप्ट का नाम लिखो, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, इसमें लिखो एवरी ट्रांजैक्शन has dual effect of equal amount and opposite nature in other words
every transaction has a debit and credit effects of equal amount and impacts at least two accounts. पहले यहां तक लिखो। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? डुअल एस्पेक्ट, मतलब हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होंगे। एक पहलू होगा डेबिट का, एक पहलू होगा क्रेडिट का। मतलब हर ट्रांजैक्शन के कितने इफेक्ट्स होंगे? दो, एक डेबिट एक क्रेडिट, और दोनों भी इक्वल अमाउंट के होंगे। डेबिट भी इक्वल अमाउंट का, क्रेडिट भी। अगर एक कोई ट्रांजैक्शन का डेबिट इफेक्ट आ रहा है 100 रुपए का, तो क्रेडिट भी कितने रुपए का आएगा? 100 रुपए का आएगा। यही कहता है आपका डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल या डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ऐसे अगर एक एग्जांपल लिखना चाहूं, मान लो मैंने गुड्स परचेज करे फॉर कैश। मान लो मैंने 5000 के गुड्स कैश में परचेज करे, तो क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो वैसे कि क्या दो इफेक्ट इसमें, क्या दो एस्पेक्ट्स हैं, क्या दो चीजें इफेक्ट हो रही हैं, क्या दो अकाउंट्स आ रहे हैं पिक्चर में? एक परचेज आ रहा है, यानी एक मेरे पास स्टॉक आ रहा है, और दूसरा कैश जा रहा है। तो परचेज को हम डेबिट करते हैं कितने रुपए से? 5000 रुपए से। और कैश को हम क्रेडिट करते हैं कितने रुपए से? 5000 रुपए से। इसलिए मैंने देखो नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा कि हर ट्रांजैक्शन जो होता है वो इंपैक्ट करता है, इफेक्ट करता है एटलीस्ट टू अकाउंट्स। कम से कम दो अकाउंट्स तो इफेक्ट होंगे ही होंगे। ऐसा कोई ट्रांजैक्शन सोच नहीं सकते कि जहां पे आपका एक ही अकाउंट इफेक्ट हो। अब सोच के देख लेना, नहीं आएगा दिमाग में, आराम से सोच लेना, तसल्ली से सोच लेना, अगली क्लास में बता देना बेशक सोच के कि क्या ऐसा कोई ट्रांजैक्शन आपके दिमाग में आया जिसमें एक ही अकाउंट इफेक्ट हो रहा है? आएगा ही नहीं। एटलीस्ट दो से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन दो से कम नहीं होंगे, एक नहीं होगा। बात समझ में आ गई? तो बस ये कहता है आपका डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। लिख लो इसको चाहे तो। इसमें एक पॉइंट और लिखना है हमको, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जो दिस कॉन्सेप्ट helps in deriving basic accounting equation। ये पॉइंट तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि इस कॉन्सेप्ट से हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन डिराइव होता है। दिस कॉन्सेप्ट हेल्प्स इन डिराइविंग बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन। आपको क्या अकाउंटिंग इक्वेशन पता है? एसेट्स इज इक्वल टू, आया कुछ याद? लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो ये आपको याद रखना है अकाउंटिंग इक्वेशन। एसेट्स इज इक्वल टू
लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो ये जो साइड है लेफ्ट हैंड साइड, ये शो करती है डेबिट साइड, और राइट हैंड साइड पूरा जो शो करती है वो शो करती है क्रेडिट साइड। और दोनों बराबर। क्यों बराबर? क्योंकि जितनी भी ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस में हुई है सब में डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट आया है इक्वल अमाउंट का। तो फाइनल जो रिजल्ट निकल के आएगा उसमें डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल बराबर होगा। इसी रीजन से बैलेंस शीट का टोटल इक्वल आता है, इसी रीजन से ट्रायल बैलेंस में दोनों साइड का टोटल इक्वल आता है। तो समझ रहे हो ना कितना इंपॉर्टेंट आपका ये कॉन्सेप्ट है। इसी से आपका पूरा डबल एंट्री सिस्टम पूरा पिक्चर में आता है। डबल एंट्री सिस्टम सुना है ना टर्म, डबल एंट्री सिस्टम? तो यही आपका डबल एंट्री सिस्टम का बेस बनता है। तो ये भी लिख लें क्या? चलो लिख ही लेते हैं। दिस कॉन्सेप्ट फॉर्म्स द बेस फॉर डबल एंट्री सिस्टम। इसी से आपकी डबल एंट्री सिस्टम भी निकल के आती है। ठीक है, कोई डाउट, कोई शंका इसमें? कॉन्सेप्ट नंबर क्या? 7, मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट लिखो इसमें। revenues and expense must be recorded in the period to which they relate. In other words, if a revenue is recorded in a period, then expense incurred to earn the revenue should also be recorded in the same period. In the same period. चलो एक एग्जाम्पल भी है इसका, लिख ही लो, खत्म करो काम। एडजस्टमेंट्स फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड प्रीपेड एक्सपेंस इज डन due to this concept. Is done due to this concept. तो क्या कहता है एक कॉन्सेप्ट? लिखा क्या है? मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो यहां पे हमको कुछ मैच करना है।
क्या मैच करना है हमको? रेवेन्यू और एक्सपेंस को मैच करना है कि आपका रेवेन्यू और एक्सपेंस मैच होना चाहिए। रेवेन्यू और एक्सपेंस मैच करने का मतलब क्या है? मैं किसी साल में सेल कर रहा हूं, ठीक है, मैंने फुटवेयर का बिजनेस स्टार्ट किया था, तो मैं जूते चप्पल बेच रहा था, तो क्या मैं कोई खर्चे करे बिना जूते चप्पल बेच सकता हूं? अगर मैं बोलूं मैं बिना खर्चे के चप्पल बेचूंगा, बिना खर्चे के जूते बेचूंगा, मैं अपनी बिजनेस में बिना कोई खर्चा करे सेल करूंगा, क्या ऐसा पॉसिबल है? कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसमें खर्चे होते हैं, यानी मुझे सेल वगैरह करने के लिए कुछ खर्चे करने हैं। क्या खर्चे कर रहा हूं मैं? अपने सैलरी दे रहा हूं इंप्लॉइज वगैरह को, मैं रेंट दे रहा हूं, बिजली पे कर रहा हूं। अगर ये सब मैं खर्चा ना करूं तो क्या मैं सेल कर पाऊंगा? खुद सोचो। अगर मैं दुकान का रेंट ना दूं तो मेरे पास दुकान नहीं होगी, दुकान नहीं होगी तो मैं सेल नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं इंप्लॉइज को, अपने सेल्समैन को ना बिठाऊं तो वो नहीं बैठेगा, तो वो सेल नहीं हो पाएगी। कोई भी खर्चा सोच लो मन में, सेल नहीं हो पाएगी। सारे खर्चे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो हैं आपकी सेल में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं कोई रेवेन्यू अर्न कर रहा हूं, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? सेल, ठीक है। तो अगर मैं कोई रेवेन्यू अर्न कर रहा हूं तो उससे रिलेटेड अगर मैं जो खर्चा कर रहा हूं वो भी मुझे साथ साथ उसको लेके चलना है। तो अगर मैं किसी साल में अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उस रेवेन्यू को कमाने के लिए मैंने जो भी खर्चे करे वो भी मुझे साथ साथ रिकॉर्ड करना है। मैं ये नहीं कर सकता कि रेवेन्यू आज रिकॉर्ड कर दूं इस साल में, उससे रिलेटेड खर्चे अगले साल रिकॉर्ड करूं, नहीं। मुझे रेवेन्यू और खर्चे को क्या करना है? मैच करके चलना है। इसलिए नाम क्या पड़ गया? मैचिंग कॉन्सेप्ट। बात समझ में आ गई? तो एक बार रीड करो, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द पीरियड टू विच दे रिलेट। पहली बात। इन अदर वर्ड्स, ये इंपॉर्टेंट है, इफ अ रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड इन अ पीरियड then expense incurred to earn the revenue should also be recorded in the same period। वही बात है जो मैंने आपको हिंदी में बताई है ना। और एग्जाम्पल हो गया इसका भी, इस पे भी एक इंपॉर्टेंट का ठप्पा लगा देते हैं। क्या सर? कि हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिखाते हैं अपनी किताबों में, हम प्रीपेड एक्सपेंस दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? अल्टीमेटली इसी कॉन्सेप्ट की वजह से, इसी कॉन्सेप्ट की वजह से, है ना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब वो खर्चा जो अभी मैंने पे नहीं करा लेकिन वो हो चुका, तो क्योंकि उस खर्चे को मैं मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से रिकॉर्ड कर चुका लेकिन मैंने कैश में नहीं पे किया, इसलिए तो मेरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस निकल के आया। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? वो खर्चा जो मैंने एडवांस में पे कर दिया, अगले साल का खर्चा मैंने आज ही पे कर दिया, तो ये जो खर्चा किया मैंने अगले साल का जो पे किया उससे रिलेटेड रेवेन्यू तो मैं अगले साल कमाऊंगा, आज थोड़ी कमाऊंगा। इसलिए मैंने इसको आज एज प्रीपेड एक्सपेंस दिखा दिया, अगले साल इसको एज एक्सपेंस में रिकॉर्ड करूंगा। तो ये सब एप्लीकेशन किसकी हो गई? मैचिंग कॉन्सेप्ट की। तो कोई दिक्कत इस कॉन्सेप्ट में? कोई भी दिक्कत? ईशा जी, ईशा जी आप बताइए, कोई दिक्कत क्या? यहां तक कोई प्रॉब्लम? चलो नहीं, नो सर हो गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। सर कितने कॉन्सेप्ट हैं, खत्म ही नहीं हो रहे। हनुमान जी की पूछ है सर, ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है ये तो, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। बल्कि अगले दोनों ही कॉन्सेप्ट बड़े बड़े सिंपल से, दो कॉन्सेप्ट रह गए बस, फिर आपके कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे और कन्वेंशंस तो ज्यादा है ही नहीं। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट तो लिखो इसमें बहुत ही सिंपल, रेवेन्यू फ्रॉम बिजनेस और चेंज इन वैल्यू ऑफ एसेट should be recorded only when it is realized, only when it is realized। अच्छा, इतना रीड करके क्या समझ आया आपको? अगर हिंदी में मैं आपसे पूछूं क्या समझ आया ये पढ़ के?
चलो मैं रेवेन्यू के टर्म्स में पूछता हूं। अभी फिलहाल चेंज इन वैल्यू ऑफ एसेट को अगर इग्नोर मारो, रेवेन्यू फ्रॉम बिजनेस शुड बी रिकॉर्डेड ओनली व्हेन इट इज रियलाइज्ड। इतनी पार्ट को पढ़ के आपको क्या समझ आया? मन क्या कह रहा है आपको? बस मन की बात बताओ, मैं गलत सही की बात नहीं कर रहा आपसे। रियलाइज का मतलब क्या हुआ? जब मुझे उसका कैश मिल गया, है ना, उसका मुझे पैसा मिल गया, जब पेमेंट होगी तब मुझे अपनी सेल रिकॉर्ड करनी चाहिए। लेकिन एक्रूअल कॉन्सेप्ट में क्या लिखा था? पेमेंट नहीं मैटर करता। यहां मैं बोल रहा हूं व्हेन इट इज रियलाइज्ड, तो कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो गई भाई। दोनों या तो ये सही या वो सही, है ना? लग रहा है, बताओ मन में आया? डाउट क्रिएट किया मैंने मन में। लेकिन मजे की बात यह है कि पढ़ के जो यहां पे रियलाइज का वर्ड लिखा है ना हमने, रियलाइज की भाई इससे मतलब पैसा जब रियलाइज होगा, यहां पे रियलाइज का मतलब वो नहीं है। इसलिए मैंने आपके साथ स्पेशली डिस्कस किया। तो अगला पॉइंट में लिखो, रियलाइज का यहां पे मतलब क्या है? रियलाइज का मतलब है या तो भाई कैश और कैश इक्विवेलेंट रिसीव हो जाए, जो आप इंटरप्रेट कर रहे हो, कि जब कैश मिल जाए, या फिर जब राइट, या मुझे बोलना चाहिए लीगल राइट टू रिसीव कैश इज एस्टैब्लिश्ड। आहा, क्या बात है, शब्दों का खिलवाड़ है। तो यहां पे रियलाइज्ड का मतलब क्या हो गया भाई साहब? यहां पे रियलाइज्ड का मतलब सिर्फ कैश रियलाइज की बात नहीं हो रहा। अगर आपका अधिकार आ गया, राइट का मतलब अधिकार, अगर आपका पास अधिकार आ गया कि भाई आप कैश आगे जाके ले सकते हो, तो भी आप मानोगे कि इट इज इक्विवेलेंट टू रियलाइज्ड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। हालांकि रियलाइज वर्ड बोलते हैं तो एक्चुअल रियलाइजेशन की बात होती है, बट इस कॉन्सेप्ट में जब वो रियलाइज की बात कर रहा है तो वो थोड़ा एक ब्रॉडर वे में बोल रहा है। वो कह रहा है कि भाई कैश मिल जाए तो ठीक ही है ना? मतलब अगर आपने कैश में सेल करी, कैश में, सीधा कैश में, रोकड़े में सेल करी, तो ये तो आप रिकॉर्ड कर ही सकते हो क्योंकि आपके पास हाथ क्या कैश आ गया। लेकिन आपने अगर क्रेडिट सेल करी, तो क्रेडिट सेल करते ही आपने इनवॉइस दे दिया, एग्रीमेंट हो गई, एक सब कुछ साइन हो गया, तो आपके पास राइट आ गया, है ना? क्रेडिट सेल होगी तो भाई कुछ ना कुछ एक एग्रीमेंट होगी कि आप 1 महीने बाद पे कर देना, आप 15 दिन बाद पे कर देना। तो आपके पास एक राइट आ गया कि हाँ, आपके पास अधिकार आ गया कि आप कैश ले सकते हो। तो दिस विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज रियलाइज। तो इसको भी आप रिकॉर्ड करोगे। तो पढ़ के लगता है, हो सकता है लगे आपको कि एक्रूअल कॉन्सेप्ट का उल्लंघन है ये पढ़ के, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज यहां पर रियलाइज जो वर्ड है वो एक ब्रॉडर वे में बोला गया है। बात क्लियर हो गई? ठीक है, बस ये कॉन्सेप्ट आपका रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। सेम वे में वो चेंज इन वैल्यू ऑफ एसेट की बात सेम वे में बिल्कुल बोल रहा है कि आप अपने कोई एसेट की वैल्यू तभी चेंज करोगे जब या तो वो रियलाइज हो जाए या कोई किसी प्रकार का लीगल राइट आ जाए, है ना? मैंने कोई 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट परचेज करी, तो मैंने तो किताब में 100 रुपए में इन्वेस्टमेंट दिखा रखी है, लेकिन आज अगर मैं उसको 150 रुपए में बेच देता हूं तो अब मेरी एसेट की वैल्यू बढ़ गई। तो मैं उसको कब रिकवर करूंगा? जब वो रियलाइज हो जाए, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, तो ये है आपका रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। क्लियर? 9th लास्ट कॉन्सेप्ट है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट तो बहुत सिंपल है ये वाला भी। वैसे तो अभी तक सारे सिंपल लगे क्या? कोई कॉन्सेप्ट अभी तक मुश्किल लगा कि सर याद नहीं रहेगा हमें कॉन्सेप्ट? ऐसे नहीं लगा ना? हाँ, और क्या लिखो इसमें, एसेट्स शुड बी रिकॉर्डेड at historical cost, that is acquisition cost, and
नॉट एट मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस पे नहीं भाई, एसेट्स शुड बी रिकॉर्डेड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो सर यहां पे हिस्टोरिकल कॉस्ट का क्या मतलब है भाई? इसका मतलब है परचेज प्राइस, मतलब जिस प्राइस पे मैंने खरीदा एसेट, साथ ही साथ प्लस एक्सपेंस रिलेटिंग टू परचेज, एक्सपेंस रिलेटिंग टू परचेज। जैसे कि मैंने एसी खरीदा, उसकी इंस्टॉलेशन करवाई, उसके लिए मैंने कुछ इंस्टॉलेशन का खर्चा किया, इंस्टॉलेशन चार्जेस पे करे। जैसे कि मैंने कोई और एसी वेसी खरीदा, उसका रिक्शे वाले का भाड़ा दिया, टेम्पो में आया तो टेम्पो वाले का भाड़ा दिया, कोई ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट दिया, एटसेट्रा। तो ये खर्चे रिलेटेड है, डायरेक्टली रिलेटेड है टू परचेज, तो ये भी आपके हिस्टोरिकल कॉस्ट में ही आते हैं। दैट्स इट, खत्म कॉन्सेप्ट, इतना ही कॉन्सेप्ट है ना। तो एसेट को हम किस पे रिकॉर्ड करते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। तो अगर मैंने आज फॉर एग्जांपल कोई एसी खरीदा है ना, मैं बार बार एसी बोल रहा हूं क्योंकि गर्मी का टाइम है भाई, एसी याद आता है। तो एसी मैंने खरीदा, मान लो मैंने खरीदा एसी 25,000 रुपए का, लेकिन उसकी मार्केट में एमआरपी चल रही है 30,000। दुकानदार मेरे जान पहचान का था, उसने बोला भाई रहने दे, तुझे 30,000 नहीं, मैं तुझे 25,000 पे दे देता हूं। तो मैंने एक्चुअली में खरीदा 25,000 का, तो मेरे लिए कॉस्ट क्या पड़ी? 25,000 की पड़ी ना। मैं ये थोड़ी कह सकता हूं कि नहीं वैसे तो एमआरपी 30,000 है, तो मैं अपने एसेट को 30,000 पे दिखाऊंगा, मैं एसी को 30,000 पे दिखाऊंगा। नहीं, मेरे जेब से कॉस्ट क्या पड़ी? 25,000 की। यही कहता है कॉन्सेप्ट। लेकिन साथ साथ ध्यान रखना, अगर परचेज करते वक्त आपने कुछ रिलेटेड खर्चे करे, मान लो मैंने रिक्शे वाले को 300 रुपए का भाड़ा दिया, वो लेके आया, प्लस किसी ने वो इंस्टॉल किया तो 1,000 रुपए में से उसने इंस्टॉलेशन के भी ले लिए, तो अब मैं बोलूंगा कि मेरी इसकी कॉस्ट कितनी पड़ी? कितनी पड़ी? 26,300। ये मेरे लिए हिस्टोरिकल कॉस्ट होगी। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या लिखा? परचेज प्राइस, मेरे इस एग्जांपल में क्या हुआ? परचेज प्राइस 25,000 प्लस कोई खर्चा रिलेटिंग टू परचेज, जिसके मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स यही होते हैं, इंस्टॉलेशन के चार्जेस, फ्रेट, कार्टेज, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह वगैरह। कोई इंश्योरेंस, जैसे हम गाड़ी खरीदते हैं तो हम लोग फर्स्ट ईयर का इंश्योरेंस पहले करा देते हैं, है ना, साथ साथ इंश्योरेंस भी पे करते हैं, उसके साथ हम टैक्स पे करते हैं, रोड टैक्स वगैरह, पता नहीं तरह तरह के टैक्स पे करते हैं, है ना। तो ये सारे रिलेटेड टू खर्चे, मतलब ये खर्चा नहीं करूंगा तो मैं एसेट यूज नहीं कर सकता, मैं एसेट यूज नहीं कर सकता। भाई मैंने एसी खरीद लिया, अब जब तक मैं उसको इंस्टॉल नहीं करूंगा, क्या मैं उसको यूज कर सकता हूं? नहीं कर सकता। तो उसको मुझे अपने इंटेंडेड यूज के लिए जो भी खर्चे करने पड़ रहे हैं मुझे, वो सारे भी मेरी हिस्टोरिकल कॉस्ट में जुड़ जाएंगे। बात समझ में आ गई हिस्टोरिकल कॉस्ट की? चलो, तो सर खत्म, कॉन्सेप्ट्स तो खत्म हो गए, कॉन्सेप्ट्स तो खत्म। अब क्या करेंगे सर? कन्वेंशंस, छोटे छोटे 4 कन्वेंशंस हैं, फटाफट से निपटा लेते हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशंस, तो पहला लिखो इसमें, फर्स्ट कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, जिसको हम प्रूडेंस भी बोलते हैं। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म या फिर प्रूडेंस भी बोला जाता है इसको। लिखते हैं इसमें क्या कहता है, बिल्कुल मुद्दे की बात लिखवाऊंगा, इधर उधर की कोई बात लिखने का कोई मतलब नहीं, सिर्फ जरूरी बात, एंटिसिपेट नो प्रॉफिट, एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। Thus
एज पर दिस कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट नहीं होगा, कन्वेंशन होगा। हालांकि देख सकते हो आप कि कैसे इंटरचेंजेबली बोला जाता है इसको। एज पर दिस कन्वेंशन प्रॉफिट शुड नॉट बी ओवरस्टेटेड। बढ़ा के प्रॉफिट नहीं दिखाने चाहिए। प्रॉफिट शुड नॉट बी ओवरस्टेटेड। तो क्या कहता है ये कॉन्सेप्ट कि भाई फ्यूचर के प्रॉफिट्स मत एंटिसिपेट करो। आपको लग भी रहा है आपको कुछ प्रॉफिट होने वाला है, कुछ फायदा होने वाला है। मैंने बोला मैंने आज रिलायंस के शेयर्स खरीद रखे हैं। शेयर्स समझते हो ना, मैंने रिलायंस के 1500 रुपए में शेयर्स खरीद रखे हैं। मैं एंटिसिपेट कर रहा हूं कि भाई साल खत्म होते होते 1500 रुपए के शेयर 1700 रुपए 1800 रुपए पे हो जाएंगे। तो मैं आज बैठ के उसका गेन नहीं रिकॉर्ड कर सकता, मैं एंटिसिपेट करके कोई प्रॉफिट नहीं रिकॉर्ड कर सकता। लेकिन हमें क्या एंटिसिपेट करना चाहिए? पॉसिबल लॉसेस, ये करना चाहिए एंटिसिपेट। अगर मुझे फ्यूचर में लग रहा है मेरा कोई नुकसान होने ही होने वाला है तो उसको मुझे आज ही रिकॉर्ड कर देना चाहिए। ये कहता है आपका कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। इसी को आप कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल भी बोलते हो, ठीक है। प्रिंसिपल बोल लो, कन्वेंशन बोलो, जो भी बोल लो, सब मतलब इंटरचेंजेबली बोलने वाली बात है। मतलब समझ आया कि नहीं आया? ठीक है। अब इसके दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं इस कॉन्सेप्ट के। बार बार कॉन्सेप्ट निकल रहा है इस कन्वेंशन के। इसके दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। इस पे मैं लिख देता हूं इंपॉर्टेंट। ये भी मेरे को लगता है कि बड़े आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एग्जाम में आएगा। पहला, क्लोजिंग स्टॉक is valued at cost or net realizable value। नेट रिलाइजेबल वैल्यू को अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए आप अभी के लिए मार्केट वैल्यू भी लिख सकते हो। विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। Closing stock is valued at cost or net realizable value, whichever is lower। तो अगर आपके पास सवाल आया, ये लिख के दे देगा वो, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रिलाइजेबल वैल्यू whichever is lower, दिस इज एप्लीकेशन ऑफ विच कन्वेंशन? तो कौन सा बोलोगे? कंजर्वेटिज्म। ठीक है। कैसे? कुछ आया समझ? कैसे? नहीं आया समझ? आपको बचपन का ट्रेडिंग अकाउंट याद है क्या? कुछ याद है? फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे थोड़ा थोड़ा। नहीं याद है तो चिंता मत करना, फिर फाइनल अकाउंट जब पढ़ेंगे तो वहां याद आ जाएगा। तो होता क्या था, ट्रेडिंग अकाउंट में हम यहां सेल्स दिखाते थे, ठीक है, यहां पे परचेज दिखाते थे मोटा मोटा, यहां पे कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस दिखाते थे, ठीक है जी, और एक चीज दिखाते थे यहां पे क्लोजिंग स्टॉक। कुछ याद आ रहा है? ऐसा कुछ करते थे हम, है ना। और यहां पे जो बचता था फिगर, यहां पे जो बैलेंस बचता था उसको हम बोलते थे ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलते थे? ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है जी। तो जाहिर सी बात है, अब आप अगर इसको समझ गए हो तो अगर आप यहां पे क्लोजिंग स्टॉक पे फोकस करोगे, ये क्लोजिंग स्टॉक जितनी भी बढ़ेगी, जितनी भी ज्यादा होगी, तो ऑटोमेटिकली मेरा ये ग्रॉस प्रॉफिट भी उतना ही ज्यादा आएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक जितनी बढ़ेगी उतनी मेरे प्रॉफिट भी बढ़ेंगे। लग रहा है ऐसा? देख के पता लग रहा है। तो मैंने क्या बोला, क्लोजिंग स्टॉक को कम से कम रखो भाई, प्रॉफिट बढ़ाना नहीं है मेरे को, मुझे ज्यादा प्रॉफिट नहीं दिखाना, क्लोजिंग स्टॉक कम से कम रखो। तो इसलिए मैंने रूल बना रखा है, क्लोजिंग स्टॉक को हम वैल्यू करते हैं कॉस्ट और नेट रिलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। इनमें से जो लोअर आएगा वो लो। अगर कॉस्ट लोअर है तो कॉस्ट लोअर लेना, तब आप एनआरवी मत दिखाना। अगर एनआरवी लोअर है तो एनआरवी दिखाना। तो मैं क्या मन ही मन सोच रहा हूं कि मैं क्लोजिंग स्टॉक को कम से कम रखूं। समझ आ रही है बात? है ना। ऐसा क्यों? ताकि मेरा प्रॉफिट भी कम आए। दिस इज ड्यू टू द
कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, क्योंकि मैं बोल रहा हूं भाई पॉसिबल लॉसेस को कंसिडर करो। अगर आपकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू स्टॉक की कॉस्ट से कम हो गई है तो एक प्रकार का मनी मन आपका नुकसान है वो, तो उस नुकसान को दिखाओ, प्रॉफिट ज्यादा नहीं दिखाना है आपको। ठीक है, तो एक एग्जांपल क्या हो गया, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट, बोलो, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। इसी प्रकार से एक एग्जांपल और है इसका जो आपको पता होना चाहिए। सेकंड एग्जांपल, क्रिएशन ऑफ प्रोविजन। क्रिएशन ऑफ प्रोविजन, जैसे कि आई थिंक आपने सुना होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, सुना है क्या ये, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या होता है, अगर सुना है तो बताओ, है ना। मैंने बोला मेरे डेटर्स वैसे तो हैं 1000 रुपए के, मुझे डेटर से 1000 रुपए मिलने हैं, लेकिन मैं बोलता हूं नहीं, मैं कुछ प्रोविजन बना रहा हूं कि भाई इसमें से 5% लोग पैसा नहीं देंगे, मतलब 50 रुपए इसमें से मुझे रियलाइज नहीं होंगे, तो मेरे डेटर्स अल्टीमेटली मैं 950 रुपए पे दिखाता हूं, ये करता हूं। तो ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्या अभी मेरे को कोई नुकसान हुआ है 50 रुपए का, क्या अभी ऐसा हुआ है नुकसान होता तो मैं सीधा इसको बैड डेट दिखाता, लेकिन नुकसान तो नहीं हुआ, फिर भी मैंने प्रोविजन बनाया, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने फ्यूचर लॉसेस को एंटिसिपेट किया। यही तो बोला मैंने, पॉसिबल जो भी नुकसान आपको लग रहा होगा उसको आज ही रिकॉर्ड कर दो, तो मैंने आज ही इस प्रोविजन को बना दिया फ्यूचर के नुकसान को दिखाने के लिए। ठीक है, तो दो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन के, क्या क्या, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन एक तो, दूसरा प्रोविजन। ठीक है, तो दोनों में से कुछ भी चीज हो डाल दो और बोल दे बताओ कौन से कन्वेंशन के एप्लीकेशन कर रहे हो, कन्वेंशन। ठीक है, कंजर्वेटिज्म का कन्वेंशन। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है सेकंड, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी लिखो, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस once adopted should be consistently used year after year, year after year. This helps in making the financial statements comparable. However, accounting practices may be changed if it is justified, if it is justifiable, valid reason. दस मिनट एक्स्ट्रा लेके खत्म ही कर लेंगे इस चैप्टर को, है ना, 10-15 मिनट, छोटा जरा सा रह गया, उसको बचाने का कोई मतलब नहीं, तो 10-15 मिनट सह लेना और तो निपट ही जाएगा क्वेश्चन, ये आपका चैप्टर है ना। तो कंसिस्टेंसी क्या कहता है आपका, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, कि आपने कोई भी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी होता है वैसे, फॉर एग्जाम्पल इन्वेंट्री की लिखने की जरूरत नहीं, इन्वेंट्री की वैल्यू करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं। मान लो एक मेथड होता है फीफो, एक होता है वेटेड एवरेज, ये अलग अलग मेथड के नाम है, बस आपको जानने की जरूरत नहीं, बस ये नाम है।
तो अगर आपने एक बार अपनी इन्वेंट्री को फीफो बेसिस पे वैल्यू करना शुरू कर दिया तो हर साल इसी बेसिस पे करो। ये नहीं कि एक साल फीफो पे कर रहे हो, दूसरे साल वेटेड एवरेज पे कर रहे हो, फिर अगले साल फिर फीफो पे कर रहे हो, फिर अगले साल फिर वेटेड एवरेज पे कर रहे हो। नहीं, तो कोई भी अकाउंटिंग प्रैक्टिस आपने अडॉप्ट कर लिया, आप उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करो। जैसे आप पढ़ाई करते हो, आप बोलते हो अरे मैंने आज पूरे पता है 5 घंटे पढ़ाई करी पूरे दिन में, लेकिन अगले 2 दिन फिर आप मस्ती कर रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तो एक दिन खाली आप 5 घंटे पढ़ाई करोगे और फिर अगले 4 दिन कुछ नहीं कर रहे, मस्ती काट रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे, तो क्या कोई फायदा है? नहीं। अगर आपने आज 5 घंटे पढ़ाई की तो अब इसे कंसिस्टेंटली फॉलो करो कि भाई रोज पढ़ाई करो 5 घंटे। ठीक है, डरा नहीं ना, बस एग्जाम्पल दे रहा हूं। ठीक है, तो ये कहता है कंसिस्टेंसी। ठीक है, इससे क्या होता है, मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये याद रखना है कि कंपेरेबल होती है ना। मैं ईयर 1 और ईयर 2 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपेयर कर रहा हूं, लेकिन इसमें दोनों सालों में अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस अलग अलग मैंने फॉलो कर रखी है, तो इससे मेरी कंपैरिजन मुश्किल हो जाएगी कि भाई ईयर 1 में तो मैंने कोई और अकाउंटिंग प्रैक्टिस फॉलो कर रखी थी, ईयर 2 में मैंने कोई और कर रखी है। अब मैं बैठ के इसको कंपेयर कैसे करूं, दोनों में प्रैक्टिस ही अलग फॉलोड है। बात समझ में आ रही है? इसलिए हम कहते हैं कि भाई कंसिस्टेंटली फॉलो करो कोई भी अकाउंटिंग प्रैक्टिस। बहुत सारी हो सकती है, डेप्रिसिएशन का मेथड हो गया कि कौन से मेथड से आप डेप्रिसिएशन निकाल रहे हो, कोई भी आप मेथड फॉलो कर रहे हो उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करो, जिससे कि आप अपनी कंपैरिजन तो कर पाओ। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब मैंने बोला अकाउंटिंग प्रैक्टिस को कंसिस्टेंटली फॉलो करो, तो क्या ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है कि नहीं भाई अब चेंज कर ही नहीं सकते? मैंने फीफो बेसिस पे इन्वेंट्री निकालनी शुरू करी तो अब आपको फीफो ही करना है, आप वेटेड एवरेज पे कभी भी जिंदगी में चेंज नहीं कर सकते? नहीं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप अपनी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को चेंज कर सकते हो अगर वो जस्टिफाइबल है, कोई वैलिड रीजन होना चाहिए। भाई ऐसे नहीं कि मस्ती काटने के लिए बस चेंज कर रहे हो कि मजा आ रहा है सर, फीफो और वेटेड एवरेज खेलने में मजा आ रहा है हमको इसलिए हम चेंज कर रहे हैं। नहीं, कोई वैलिड रीजन होना चाहिए कि भाई आपको लगता है कि इससे आपकी बेटर प्रेजेंटेशन होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, यूजर्स को बेटर पिक्चर मिलेगी अगर मैं चेंज करूंगा। तो कोई कानून मुझसे कह रहा है कि चेंज करना चाहिए तुमको, कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कह रहा है कि आपको चेंज करना चाहिए, तो अगर आपके पास कोई वैलिड रीजन है तो आप चेंज कर सकते हो, वरना प्लीज चेंज मत करते बैठना, गेम मत खेलना है, कोई खेल नहीं है ये। बात समझ में आ गई? तो ये है कंसिस्टेंसी। ठीक है, क्लियर? थर्ड, कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी, सॉरी मटीरियलिटी, कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी। तो इसमें लिखो टू मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स meaningful, all material facts that is important and relevant information should be disclosed. नेक्स्ट बुलेट पॉइंट में मटीरियल फैक्ट्स मीन्स दैट इंफॉर्मेशन दैट विल इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ यूजर्स। नेक्स्ट बुलेट पॉइंट, materiality is a subjective matter and depends on nature and amount involved. Materiality is a subjective matter and depends on nature and amount involved.
लिख लिया? तो ये कन्वेंशन क्या कहता है? ये कहता है आपसे कि सारी जरूरी चीजें, मटेरियल फैक्ट्स मतलब सारी जरूरी चीजें आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज होनी चाहिए। ये नहीं मत करना कि जरूरी इंफॉर्मेशन थी कोई, उसको छुपा के बैठ गया, नहीं, सारी जरूरी चीजें आपको क्या करनी है? डिस्क्लोज करनी है। अच्छा, जरूरी चीजें मतलब मटेरियल क्या चीज हुई? आपसे अगर पूछे भाई मटेरियल का मतलब क्या है, मटेरियल का मतलब क्या है, तो मटेरियल का मतलब आपको पता होना चाहिए वो सारी इंफॉर्मेशन जो किसी भी यूजर के डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर सकती है, कि अगर ये इंफॉर्मेशन मैं बताता तो मेरे यूजर का डिसीजन चेंज हो सकता था। अगर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है जो किसी भी यूजर के डिसीजन को क्या कर सकती है? चेंज कर सकती है, तो वो क्या है? मटेरियल इंफॉर्मेशन है। लेकिन मटेरियल के लिए मैं कोई नियम नहीं बना सकता कि भाई 100 रुपए मटेरियल है, 90 रुपए मटेरियल नहीं है, 1000 रुपए मटेरियल है, उससे कम मटेरियल नहीं है, तो ऐसे मैं कोई नियम नहीं बना सकता। तो मटेरियलिटी डिपेंड करता है, बदल सकती है, सब्जेक्टिव मैटर है। उदाहरण के तौर पे मुकेश अंबानी के लिए 100 रुपए क्या मटेरियल है? नहीं है। लेकिन कोई कॉबलर है जो जूते चप्पल रिपेयर कर रहा है, पॉलिश कर रहा है, उसके लिए 100 रुपए मटेरियल है भाई, उसके लिए मटेरियल है। तो अगर मैं मुकेश अंबानी को बोलूंगा भाई मुकेश अंबानी मैंने तुम्हारी 100 रुपए की सेल करी, तो वो कहेगा कि क्यों मेरे को पागल बना रहा है, भागे यहां से, मेरे को क्यों बस टाइम पास कर रहा है मेरे साथ, 100 रुपए की सेल करके तूने कौन सा तीर मार लिया? मैं लाखों करोड़ों रुपए की सेल करता हूं, तू 100 रुपए की सेल बताने आ रहा है मेरे को? नहीं। लेकिन अगर वही मैं कॉबलर को, किसी कॉबलर में बैठा हुआ है, उसको जाके बोलूंगा मैंने आपके लिए 100 रुपए की सेल करी आपकी, तो खुश हो जाएगा, बोलेगा आओ चाय नाश्ता करो साथ में। बात समझ में आ रही है? तो मटेरियल क्या है? एक सब्जेक्टिव मैटर है, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है कि मेरे बिजनेस का नेचर क्या है, मेरे और जो भी नेचर हो जो भी है, और उसमें अमाउंट क्या इन्वॉल्व है, ठीक है? तो ये सब्जेक्टिव मैटर है। चलो लास्ट आपका फोर्थ लिखो, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, तो बस छोटा सा है ये भी। ऑल मटेरियल एंड रेलिवेंट फैक्ट्स in financial statements should be fully disclosed. इसमें fully disclosed को अंडरलाइन कर लो, should be fully disclosed। नेक्स्ट, फुल डिस्क्लोजर का क्या मतलब होता है? यहां पे फुल डिस्क्लोजर का क्या मीनिंग है? तो लिख लो इसमें, इट मीन्स फुल, फेयर एंड एडिक्वेट डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। फुल, फेयर and adequate disclosure of accounting information। तो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल पता है क्या? मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट का आगे का हिस्सा है। मतलब फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन की अगर मैं बात करूं, जो मटीरियलिटी कन्वेंशन है उसका ही एक कदम आगे जा रहा है। वो कह रहा है ठीक है, मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट कह रहा था कि सारी मटीरियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करो, और फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन क्या कह रहा है? इसको फुल्ली डिस्क्लोज करो, अच्छे से डिस्क्लोज करो, सारी चीजें इंफॉर्मेशन इसमें बताओ, फुल, फेयर, एडिक्वेट। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप मुझे बोलते हो सर ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर आप पढ़ाना, मैं बोलता हूं हाँ ये चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये क्या है? ये मटीरियलिटी कन्वेंशन है कि जरूरी चैप्टर है वो मैं पढ़ाऊंगा। अब आप बोलोगे सर अच्छे से पढ़ाना, अच्छे से नोट्स लिखवाना, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराना, सब कुछ कवरेज करना उसमें, वो क्या है? वो फुल डिस्क्लोजर है। तो दोनों एक प्रकार से क्या है? भाई हैं, ठीक है? दोनों भी कन्वेंशन हाथ पकड़ के साथ चलते हैं, लेकिन दोनों के बीच का फर्क है। फर्क समझ गए क्या? एक क्या कह रहा है?
एक सिर्फ कह रहा है कि मटेरियल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, लेकिन दूसरी जगह फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन क्या कह रहा है आपसे कि जो मटेरियल इंफॉर्मेशन है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको अच्छे से डिस्क्लोज करना, सारी चीजें बताना, फेयर डिस्क्लोजर, फुल डिस्क्लोजर, एडिक्वेट डिस्क्लोजर। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो कन्वेंशन आपके खत्म हो गए, लिख लिया आपने इतना। एक लास्ट छोटी सी चीज और लिख लो जो आपकी किताब में तो नहीं दे रखी लेकिन इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी से लिख लेते हैं इसको। फंडामेंटल अकाउंटिंग, या एक काम करें क्या, ये चलो नेक्स्ट क्लास में लिखवा लेंगे, ठीक है, ज्यादा हो जाएगा आपके लिए। थक गए हो गया आप? थक गए? तो छोटा सा एक पार्ट बच गया, ये लास्ट क्लास में, अगली क्लास में लिख लेंगे, ठीक है। तो होमवर्क दूंगा, लेकिन होमवर्क दे दूं? होमवर्क दे दूं? आप नो भी बोलते तो भी देता। तो होमवर्क में किताब आ गई आपके पास क्या? तो होमवर्क में लिखो आपको एमसीक्यूज करने हैं 1 to 9। मैं पेज नंबर लिख लेता हूं, 123 पेज नंबर है, और साथ में फिर ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन है, ये करने हैं आपको 1 से लेके 6 के। ये पेज नंबर 139 पे है, और फिर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी है, फिल इन द ब्लैंक्स ये करने हैं 1 से लेके 5 तक। ये है पेज नंबर 142 पे। तो ये आपका होमवर्क है। बाकी एक दो छोटी मोटी चीजें जो बच गई वो मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, क्योंकि अब ज्यादा हो जाएगा।